इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, जिसे कि समन्वित खेती प्रणालियों के नाम से जानते हैं। जैसा कि आज पूरे देश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात लास्ट 5 ईयर से चल रहा है, और वर्तमान की जो कृषि की जो परिस्थितियां हैं, आप सबको मालूम है कि खेती के अंदर लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं और इनकम किसान की घट रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आज आ गई हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हों, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आज हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में आज पूरा ICR, जो आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एक अपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर के एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन के फील्ड में, और उसके द्वारा अब जो इमर्जिंग जो इश्यूज़ हैं कि इनकम लगातार किसान की घटना, एक्सपेंडिचर बढ़ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का अपना एक अलग प्रॉब्लम्स हमारे सामने है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, वाई द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर सिचुएशंस। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ये प्रॉब्लम्स जो बर्निंग इश्यूज़ हमारे सामने हैं, उन सबको अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें एक फार्मिंग सिस्टम की अप्रोच को डेवलप करना होगा। मैं आपको बता दूं, अब तक हम लोग केवल बात करते थे क्रॉपिंग सिस्टम्स पर, फसल प्रणालियों की बात करते थे, और इस पर ICR का एक इंस्टीट्यूट भी था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम, मेरठ, जो कि पिछले 5 ईयर्स बैक उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नाम चेंज कर दिया है डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च, मोदीपुरम, मेरठ। तो उनका फोकस यही है कि हम केवल क्रॉप के कंपोनेंट को न लेकर दूसरे जो अलाइड इंटरप्राइजेज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेके चलें, समग्रता के रूप में लेके चलें, तभी हम ये सारे जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, उनसे हम उनको दूर कर सकते। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट में हम आपको ये बता सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ फसल तो हम ले ही रहे हैं, जिन्हें हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंटरप्राइजेज हैं, सच एज डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी एंड सेरिकल्चर, बी कीपिंग, जिसे एपीकल्चर भी कहते हैं, पिगरी, सूकर पालन, सीप एंड गोट रेयरिंग, भेड़ एवं बकरी पालन, और हॉर्टिकल्चरल जो गार्डन्स क्रॉप है, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, उसको भी हम इसका पार्ट है, और तीसरा एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अगर इन सभी कंपोनेंट्स को साथ लेकर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ, अब इसमें कंपोनेंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी फार्म यूनिट पर सभी कंपोनेंट्स को एक साथ लेके चलें।
हम 2, 3 या 4 कंपोनेंट्स को अगर एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेकर अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से वो एक हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स का एक स्वरूप बन जाता है। और इसका जो मेन जो पर्पज़ है, अब बात आती है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम। रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम में हम कह सकते हैं कि जो मेन जो हमारा एक प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, डिक्रीजिंग फार्म इनकम। डिक्रीजिंग फार्म इनकम, इसको हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी फार्मर्स के पास 1 एकड़ लैंड है और वो उसमें जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो क्रॉपिंग सिस्टम जो फॉलो कर रहा है, सच एज व्हीट है एंड मस्टर्ड है, दूसरे पल्स क्रॉप हैं या ऑयल सीड क्रॉप हैं, तो केवल एक कंपोनेंट को अगर हम लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं एक सिंगल कंपोनेंट्स को साथ लेकर, जिसमें क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं। कभी रेनफॉल बहुत इरेटिक हो गई या सूखा पड़ गया, या इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़ का इंसिडेंस अगर क्रॉप के अंतर्गत हो जाता है तो वहाँ एक सिंगल कंपोनेंट जो हम क्रॉप लेके चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन डाउन होगा, और प्रोडक्शन डाउन होने से उसका इनकम भी जो है फार्मर्स की प्रभावित होगी। तो एक तो ये इशूज आ गए क्रॉप संबंधित। दूसरा इशू हमारा मार्केटिंग से संबंधित है। मार्केटिंग में फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपनी उपज को वो अपने घर पर रोक सके। जैसे ही हमारा क्रॉप का मेन सीज़न आता है और फार्मर उसको जो लोकल मार्केट है वहाँ प्रोड्यूस को लेके सारे किसान पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि फसली जो सीज़न है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बाद मार्केट में एक बहुत आवक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। और प्राइस डाउन होने से आपको मालूम है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइस का फ्लक्चुएशंस जो है होता है। और कभी कभी देखा है कि किसान बहुत उसकी लागत भी क्रॉप्स की नहीं निकल पाती है। तो उन चीज़ों से हमें बचने के लिए ये फार्मिंग सिस्टम्स, अगर हमने उसके साथ साथ 2 या 3 इंटरप्राइजेज और लिए होते तो उसका इनकम का जो एवेन्यू है या जो दूसरे जो रास्ते हैं वहाँ से भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम फार्मिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं, इनमें से कोई भी 2 या 3 कंपोनेंट अगर साथ लेके चल रहे हैं और क्रॉप्स के साथ साथ, तो वहाँ पर हम इस तरह की समस्या को जो लोकल मार्केट में क्रिएट हो जाती हैं तो उनसे भी फार्मर्स को सपोर्ट मिलती है। दूसरा, जैसा कि हमारी जो नीड है फूड सिक्योरिटी की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी यानी हर एक भारतीय को प्रॉपर भोजन मिलना चाहिए, बैलेंस उसको डाइट मिलना चाहिए। आज भी भारत में न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं उनका जो बर्थ वेट है वो बिलो द स्टैंडर्ड है। बच्चों में कुपोषण की भी समस्या है क्योंकि अच्छा संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। तो हमारा यहाँ जो दूसरा जो बेनिफिट हो सकता है एक फार्मर की फैमिली के लिए कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अगर उसने मान लीजिए अपने फार्म पर 20 मुर्गियाँ रखी हैं या सेरीकल्चर या फिशरी कर रहा है, तो अंडा भी है, दूध भी उसको प्रॉपर मिल रहा है, खाद्यान्न भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ जो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं जैसे बागवानी की मैं बात कर रहा था, फलदार वृक्ष भी अगर लगाए हैं, तो अपनी जो पारिवारिक जो नीड है उसकी, फैमिली की जो नीड है
लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कम से कम उसका परिवार, उसके बच्चे इन सारी चीज़ों से इनको ग्रहण करेंगे और उनका हेल्थ भी जो है मेंटेन होगा। तो आप कह सकते हैं कि फार्मिंग सिस्टम जो है फार्मिंग फैमिली के उसके जो बैलेंस डाइट को मेंटेन करने का काम करेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी फूड बास्केट। एक डलिया है, उसमें खाद्यान्न भी है, उसमें अंडे भी हैं, उसमें दूध भी है, उसमें मीट भी है। तो जो जिस तरह की उसकी फूडिंग हैबिट्स हैं वो सारी चीज़ उसको पारिवारिक नीड उसका पूरा हो जाएगा। तो आप इसका क्वालिटी फूड बास्केट की हम बात कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। तीसरी बात जो आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, और पूरे देश में हम देख रहे हैं रूरल एरिया से जो माइग्रेशन सिटीज़ की तरफ हो रहा है। शहरों में जो ट्राइबल एरियाज से बहुत सारे जो लोग हैं जहाँ सीजनल बेरोज़गारी है, काम नहीं मिल रहा है, खेती में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। और शहरों में भी बहुत उनको प्रॉपर काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी दशा में पूरा का पूरा परिवार कहीं न कहीं वो गरीबी और भुखमरी की तरफ जो है वो प्रॉब्लम भी हमारे सामने है। तो अगर हमने इस तरह का मॉडल सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करते हुए अगर हम एक सिंगल फार्म यूनिट पर इन सारी चीज़ों को अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए हमने क्रॉप प्रोडक्शन भी लिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 एकड़ का किसी फार्मर पर फील्ड है, तो उसमें से हम लगभग जो है 50% एरिया क्रॉप प्रोडक्शन में दे दें, और उसके साथ साथ एक गाय और एक भैंस भी उस पर फार्मिंग सिस्टम मॉडल पर हम लेके चलें, और इसके साथ साथ खेत की बाउंड्रियों के चारों तरफ उसकी फेंसिंग के पर्पस से हम करौंदा लगा सकते हैं। करौंदा और नींबू की बाउंड्री उसको लगा दिया, और कुछ एरिया में हमने वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड को क्रिएट किया। इस पर के राज्य सरकारें भी अनुदान किसानों को दे रही हैं। तो वाटर कलेक्शन पॉन्ड भी वहाँ पर बनाया जाए, और उसमें बारिश का जो पानी हमें मिल रहा है उसको कंजर्व किया जाए। उसके कई सारे फ़ायदे हमारे सामने। एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो आसपास जो पानी का अंडरग्राउंड जो लेवल लगातार नीचे जा रहा है वो भी रिचार्ज होगा। रेन वाटर को हम कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट किए हुए जो पॉन्ड बनाया हुआ है, पॉन्ड में हम मछली पालन, मत्स्य पालन, जिसे फिशरी के नाम से हम जानते हैं, और इस पर गवर्नमेंट जो है काफ़ी सब्सिडी दे रही है। फार्मर्स इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और तो इस तरह से हम फिशरी, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उसके खेत के चारों तरफ लगाकर एक बायो फेंसिंग के रूप में काम करें, और करौंदा से हमें कुछ अर्निंग भी होगा। नींबू है तो उसको भी हम अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करें, और उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स वाले भी पौधे हम लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जिस लोकेलिटी के लिए फार्मर्स को हम सजेस्ट करेंगे। मैं फार्मिंग सिस्टम मॉडल के बारे में बाद में अलग से क्लास होगा। पूरे देश के लिए जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, उन सभी जोन्स के लिए कि फार्मर्स के लिए फार्मिंग सिस्टम मॉडल जो है डेवलप किए जा चुके हैं। सवाल हमारे फार्मर्स तक उसको एग्जीक्यूट करने का है, उसको प्रोत्साहन देने का है, उसे समझाने की बात है। तो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स के रूप में कि जो सीजनल बेकारी है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, तो वहाँ फार्मर्स अपनी फैमिली को भी, उनके सभी मेंबर्स को भी वर्ष भर काम रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड मल्टी इंटरप्राइजेज हम एक कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट को हम
एक ही अपने फार्म एरिया पर लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ हम फैमिली को भी काम मिलेगा और दूसरे फार्मर्स को भी हम जो है प्रॉपर काम दे सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट है, जैसा मैं कह रहा था कि मान लीजिए एक भैंस या एक गाय जो हम रख रहे हैं, तो उसका जो भी यूरिन और डंग जो निकलेगा, गोबर और मूत्र जो है, उसको हम कलेक्ट करके एक बायोगैस प्लांट के रूप में वहीं एक गोबर गैस प्लांट भी डेवलप करें, जिससे कि हमारे ईंधन की जो वो है बचत, रसोई के लिए और लाइट के लिए हमें गोबर गैस भी मिलेगा। दूसरा जो स्लरी और वो जो चीज़ निकलेंगी वो हम जीवांश पदार्थ के रूप में हम अपने फील्ड में उनको ले जाने का काम करेंगे। दूसरा, और ज़्यादा अगर हमारे पास गोबर या उस तरह का जो फसली अवशेष जो निकल रहा है, उससे हम वर्मी कंपोस्ट की भी एक यूनिट वहाँ पर लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को हम अपने जो हॉर्टिकल्चरल, जैसे मैं बात कर रहा था, फलदार वृक्ष आप लगा सकते हैं, जैसे आपका बेल है, वेर है, पपीता है, केला है, ये ऐसे फ्रूट्स वाली प्लांट्स हैं कि मोर और लेस लगभग सभी जलवायु में और बहुत कम देखभाल में ये पौधे वहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी लगातार डिप्लीट होती चली जा रही है, तो वहाँ हम ये सारी चीज़ों को, फसल अवशेष प्रबंधन और एनिमल्स का यूरिन और डंग पूरा वेल डिकम्पोज्ड करने के बाद हम फील्ड में उनको ले जाएं, तो धीरे धीरे हम जीवांश खेती की जो अवधारणा इस समय बहुत तेज़ी से देश के अंदर बढ़ रही है और उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि रासायनिकों के प्रयोग से लगातार भूमि और पर्यावरण और जल स्रोत ये प्रदूषित होते जा रहे हैं और उनका अल्टीमेटली प्रभाव जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, सारी चीज़ों पर देखने को मिल रहा है। तो चौथा जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉइल हेल्थ को हम इससे बूस्ट अप कर सकते हैं। पांचवी जो बात है, अर्निंग, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम क्रॉप से ही अगर लेके चल रहे हैं सिंगल कंपोनेंट को, अगर उसके साथ हम 2 डेयरी, पोल्ट्री या डेयरी प्लस फिशरी और या इनमें से कोई भी 2 या 3 कंपोनेंट अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे इनकम के जो स्रोत हैं वो बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो एक फार्मर की जो फैमिली है उसका इकोनॉमिकल स्टेटस ऊपर उठेगा। जब उसका आर्थिक स्टेटस ऊपर होगा तो बच्चों की जो परिवार की जो पढ़ाई है या एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो भी धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होगा। तो अल्टीमेटली इससे हमारा सोशल रिफॉर्म, सामाजिक जो उत्थान की बात कर रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, कि हर उस व्यक्ति का अधिकार है देश के अंदर, हर एक को समृद्धि और खुशहाली होनी चाहिए सबके साथ। जो गैप बढ़ रहा है लगातार, 80 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बच्चे उनके पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही ड्यू टू द लैक ऑफ इनकम। खेती घाटे का सौदा हो रही है, लगातार किसानों के बच्चे खेती से दूर होते जा रहे हैं। पर्यावरण, एनवायरमेंटल इश्यूज अलग हैं। तो आप कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी नंबर 1, नंबर 2 न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और नंबर 3 है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। अगर हम फार्मिंग सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं, धीरे धीरे किसानों का माइंडसेट होगा आने वाले समय में। अभी बहुत से जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जितने भी भारत में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हर केवीके पर फार्मिंग सिस्टम मॉडल डेवलप किया जा चुका है, क्योंकि देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं
हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक केवी के इस्टेब्लिश हो चुका है। लगभग 750 से अधिक केवी के इस समय किसान के ट्रेनिंग और उसके डेमोन्स्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो लगातार वहाँ पर चल रही है और वहाँ पर वो किसानों को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि खाद्य, पर्यावरण और पोषण सुरक्षा की अगर नज़रिए से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से फार्मिंग सिस्टम हमारा एक गेम चेंजर साबित होगा। वर्तमान की परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम केवल एक सिंगल कंपोनेंट से ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, आलू, इनसे काम अब नहीं चलेगा। हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, विविधीकरण करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से भी चल रहा है। डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 साल से भी इस पर काम चल रहा है और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो मेरा कहने का आशय यही है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है और जिस क्षेत्र के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम ये सब कंपोनेंट लिख के चल रहे हैं 8-10 सबको एक ही फार्म पर ले लें, नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। हमें केवल 2, 3 या 4 कंपोनेंट हम उसको ले सकते हैं और जो लोकल हमारी नीड है, ये भी करने से पहले हमें मार्केट की पोजीशन देखना होगा कि हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हमें उसका मार्केटिंग भी देखना होगा। और मार्केटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, पूरे देश में इस समय FPO, फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हर जिला और तहसील स्तर पर चल रहा है। सवाल ये है कि अगर हमारे FPO रजिस्टर्ड होकर और अच्छे से किसान उससे जुड़ें तो छोटे छोटे जो हमारा जो कृषि उपज है वो हम एक संगठन के माध्यम से अगर कहीं उसको मार्केटिंग में ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका प्रॉपर प्राइस मिलेगा। और जो दिक्कत आती है कि भाई क्रॉप सीजन पर मार्केट में बहुत ज़्यादा कृषि उपज आ गई और जो रेट डाउन हो जाते हैं, उन चीज़ों से भी जो है किसान इससे बाहर आएंगे। और जो इस समय जो डबलिंग फार्मिंग इनकम की बात हो रही है, किसान की आय दोगुना कैसे हो, और उस आय को दोगुना करने के लिए ये एक हमारी जो अप्रोच है समन्वित खेती प्रणालियों के माध्यम से हम इसको, इस सोच को, माइंडसेट को किसानों के बीच में हमें ले जाने का एक बहुत बड़ा काम अभी बाकी है। क्योंकि मैं अक्सर फार्मर से भी मेरा इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन हो रहा है और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातें होती रहती हैं। और ट्रेनिंग भी IRI में मैंने इसका लिया था 2017 में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स पर। तो वहाँ सारी चीज़ें यही सब निकल के आया था कि हमें किस तरह से पर्यावरण और किसान की अपनी जो एक मेजर प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन की बात है, उसका हेल्थ की बात है, तो ओवरऑल सारे कंपोनेंट्स को हमें साथ लेकर अगर चलना है, मिट्टी, पानी, पर्यावरण सबको बचाना है, तो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं का निदान हमें इसमें रोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स में निश्चित रूप से मिलेगा। और अगला जो पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स, जैसा कि मैंने ये सब नोट किया है, आप देख सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, तो ये एक कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत जो हाउस होल्ड नीड है कि हमें सीरियल क्रॉप जो उस लोकल एरिया में हो सकती हैं, जो परिवार की जो आवश्यकता है उसको भी हम जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, और धान वाला क्षेत्र है तो वहाँ हम राइस को भी, धान को भी ले सकते हैं। इसके अलावा दलहनी फसलें हैं
दलहन फसलों को भी हमें अवश्य स्थान देना है, क्योंकि लगातार अगर खाद्यान्न वाली फसलों को अगर हम लेंगे तो उससे हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। दलहन फसलें मिट्टी का उद्धार करने वाली फसलें। क्यों? क्योंकि जितना भी जो बायोमास होता है, लीफ हैं, वो सब मैच्योरिटी के समय जो है ड्रॉप आउट हो जाती हैं सॉइल के अंदर, तो एक जीवांश कार्बन भी ऐड करती हैं। दूसरा एनवायरमेंटल नाइट्रोजन, क्योंकि इनको ऐसी प्रकृति ने ऐसा वरदान दलहन फसलों को दिया है कि उनकी जड़ों में जो नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फ्री जो नाइट्रोजन है, एलिमेंटल जो नाइट्रोजन है, ऑन एन एवरेज 78 से लेके 79% वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उसको ये फसलें जो हैं मिट्टी में फिक्स करने का काम करती हैं। तो मिट्टी में जीवांश पदार्थ भी बढ़ा रही हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर रही हैं, और हमारे भोजन का एक बहुत आवश्यक पार्ट है। प्रोटीन हर एक के लिए आवश्यकता है, नए बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो एक तो हमारा स्रोत है एनिमल प्रोटीन, दूसरा है प्लांट प्रोटीन। तो फार्मर या जो पुअर जो वो हैं हमारा किसान है, तो वो मीट और अंडा अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं अपने भोजन में सम्मिलित, तो वहाँ पर हम दलहन फसलों को स्थान अपने फसल चक्र में अवश्य देना है। दूसरा, दलहन के बाद तिलहनी फसलें भी आवश्यकता है कि उसके तेल की जो आवश्यकता है वो हमें दलहन, तिलहन और खाद्यान्न, ये जो रोटेशन हमें फ्रेम अप करना है वो अपने एक यूनिट पर उन सारी चीज़ों को भी हमें क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत लेना है। क्रॉप प्रोडक्शन या और क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, फसल चक्र को बदलते रहें, तो उससे भी हम बहुत सारी जो समस्याएं खरपतवारों की हैं, कीटों की हैं, बीमारियों की हैं, और इरिगेशन में जैसे खाद्यान्न क्रॉप हैं, लगातार पानी की आवश्यकता है। अगर हम उनके स्थान पर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बाजरा क्रॉप है को ले सकते हैं, मेज़ को ले सकते हैं, sorghum को ले सकते हैं, और स्मॉल मिलेट्स भी हैं। तो इस तरह से हम एक कंपोनेंट में एक कुछ पार्ट, लगभग 50% पार्ट हम क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत ले लें, अगर 1 एकड़ फार्म पर हम ये सब करके चल रहे हैं। दूसरा है हमारा डेयरी कंपोनेंट। डेयरी कंपोनेंट को भी हम सजेस्ट कर सकते हैं जितनी उसकी आवश्यकता है। हम तो मिनिमम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं कि अगर किसान के पास 1 एकड़ लैंड है तो उसके लिए मिनिमम 2 या 3 काव या बफेलो वो रख सकता है। तो कम से कम कुछ बच्चे और घर के पारिवारिक जो नीड है मिल्क का वो पूरा होगा, और 10 से 15 या 20 लीटर दूध वो मार्केट में किसान उत्पादक संघ के माध्यम से उसको जो है ले जाएगा, तो वहाँ से उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, जानवरों का जो वेस्ट है वो निकल के कहीं न कहीं हमारे मिट्टी के जो सुदृढ़ीकरण के लिए, फोर्टिफिकेशन के लिए, सॉइल इनरिचमेंट के लिए, जीवांश पदार्थ को बढ़ाने के लिए, फसल अवशेष प्रबंधन को करने के लिए, ये पूरा का पूरा हम ये भी उसको साथ साथ हमें ये भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री कुक्कुट पालन। तो जो पॉन्ड हम क्रिएट करेंगे अपने फार्म पर, उसमें नीचे मछलियां हैं, पानी जो रेन वाटर का कलेक्शन कर लिया है, और उसमें जो मछलियों की जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन सी स्पीसीज़ किस क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं, तो वहाँ पर हम मछली पालन करें, और एडजॉइनिंग जो एरिया है वहाँ पर 20-25 मुर्गी आप एग के लिए रख सकते हैं, और मीट के पर्पज़ से जो है जो मेल हैं उनको मीट के पर्पज़ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन से अंडे का प्रोडक्शन होगा, और उससे भी हम धीरे धीरे जो है उसका काम होगा, इनकम बढ़ेगी। फिशरी है, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, ये भी एक अच्छा वो है कि हम शहतूत जो मलबरी है
वो भी अपने फील्ड पर लगा सकते हैं और वहाँ पर हम शहतूत का उत्पादन करके, क्योंकि जो रेशम कीट है वो शहतूत और उनके प्लांटेशन पर हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट जैसे है बी कीपिंग, जिसे हम मधुमक्खी पालन बोलते हैं और एपीकल्चर भी बोलते हैं। तो अपने फील्ड पर हम 20-25 जितना आसानी से कर सकें बॉक्सेस मधुमक्खी के भी रख सकते हैं, वहाँ से हमें शहद का उत्पादन भी मिलता रहेगा। क्योंकि एडजॉइनिंग एरिया में मान लीजिए मस्टर्ड क्रॉप है या और दूसरे जो फूल वाले जो क्रॉप्स हैं, तो वहाँ से वो हनी भी लेकर ये अपना प्रोडक्शन शहद का भी हम शुरू कर सकते हैं। 15-20 जितने भी धीरे धीरे हम उसको बॉक्सेस को बढ़ा सकते हैं। अब अगला जैसे पिगरी है, सूकर पालन है, तो अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ, कुछ ट्रेडिशंस कस्टम्स ऐसे हैं, अरे हम सूकर पालन या वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी ब्रीड जो है आपके इज्जत नगर जो बरेली है वहाँ पर है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, और वहीं एवियन है, एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पक्षी अनुसंधान केंद्र भी है, और वहाँ पर ये पिगरी का भी अच्छी ब्रीड और वो सब डोमेस्टिकेशन वहाँ पर भी इनका जो है अच्छा ब्रीड आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा जो एरिड और सेमी एरिड जो क्षेत्र है, मान लीजिए किसी फार्मर्स का, तो शीप एंड गोट रियरिंग, बकरी पालन, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ICR ने CIRG मखदूम फरे मथुरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये जो है आपके आगरा और मथुरा के बीच में यमुना के पास एक बकरी अनुसंधान केंद्र भी भारत सरकार का अकेला अनुसंधान केंद्र है। वहाँ से जानकारी लेकर बकरियों का पालन, कोई ज़रूरी नहीं है कि बकरी को हम ग्रेजिंग के लिए बाहर ले जाएं, स्टॉल फीडिंग कर सकते हैं। जिस तरह से भैंस और गाय को पालन है, उसी तरह से हम गोट का भी कर सकते हैं। तो कुछ गोट रख सकते हैं, या कुछ एरिया हमारा ऐसा है जो रिवाइंस हैं या उस तरह का कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम भेड़ पालन भी कर सकते हैं, भेड़ को भी स्टॉल फीडिंग कर सकते हैं आप। तो दूध की डिमांड भी कर सकते हैं और इनसे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो फार्मर अपने फील्ड पर 10, 15, 20 गोट भी रख सकता है, और उनका भी यूरिन डंग सब मिलके हमारे फील्ड की जो मिट्टी के स्वास्थ्य को, जो उसको जो है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, जिसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपका जो गार्डन क्रॉप्स हैं जो फ्रूट वाले हैं, है ना, अभी धीरे धीरे आगरा डिस्ट्रिक्ट में किन्नो का भी क्षेत्र जो है बढ़ रहा है। नींबू है, बेल है, बेर है, पपीता है। दूसरा, हम अगर वो नहीं है तो जो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज हैं, जैसे सुबबूल है, वो भी लगा सकते हैं, पॉपुलर लगा सकते हैं। तो जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु परिस्थितियाँ, किसान की अपनी जो आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से हम डाइवर्सिफिकेशन, हम जो है हॉर्टी सिस्टम में भी फील्ड पर 4-5 पौधे, जैसे अमरूद हैं, वो लगा सकते हैं। साल में 2 बार अमरूद की जो है फलत आती है, तो उससे भी हम उसको बेटर कर सकते हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, एग्रो फॉरेस्ट्री जब मान लीजिए आप फलदार वृक्ष या उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबबूल है या जो दूसरी और मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, यानी ईंधन के लिए भी है, लकड़ी के लिए भी है, तो वहाँ हम इन सारी चीज़ों को ले सकते। तो इनमें से जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी जलवायु और सॉइल की जो कंडीशन है, उसके लिए हम ये सिलेक्शन इन इंटरप्राइजेज में से कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, जिससे कि एक पूरा का पूरा एक अप्रोच, जिस तरह इंटीग्रेटेड वर्ड है, इंटीग्रेटेड का मतलब है
कि कई सारी कंपोनेंट्स को हम एक साथ लेके चलें, ताकि जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फार्मर्स के सामने, उनसे हमें इनसे काफ़ी हद तक इसमें जो है हम सफलता पा सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इन्हीं कंपोनेंट्स में से मान लीजिए फार्मर ये क्रॉप प्रोडक्शन प्लस डेयरी प्लस पोल्ट्री और फिशरी, ये चार अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो एक एकड़ के फार्मर के लिए ये जो है पर्याप्त हो सकता है। दूसरा जो पॉन्ड तैयार करेंगे वो सारे स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए हम कि उसमें रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको कंजर्व कर लेंगे, और उसको कंजर्व तो करेंगे ही, अगर और ज़रूरत है तो हम पानी और ग्राउंड वाटर से इसको जो है फिलअप करने की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर मान लीजिए रेंज प्रॉपर नहीं हो रही हैं तो, और जो पानी अगर बारिश अच्छी हो गई है तो उसको हम कलेक्ट करके उसको बचाएंगे, और उस पानी से क्रॉप प्रोडक्शन में एज ए लाइफ सेविंग इरिगेशन, जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उस पानी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आसपास की जो ज़मीन है वहाँ उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी बढ़ा सकते हैं, और पानी को हम कलेक्ट कर लेंगे और उसी पानी से डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी, इन सब चीज़ों को लेकर हम एक कंपोनेंट के रूप में ले सकते हैं। और यही आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सेक्टर इस समय हो गया है। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो निश्चित रूप से अभी भी जो गांव में और जो ग्रामीण जो आबादी है, जो लगभग 60% हमारी आबादी जो है वो गांव में निवास करती है, रूरल एरियाज़ में है, और ये जो आबादी है इसके वेलफेयर के लिए हमें इस कंपोनेंट, इस एस्पेक्ट को फॉलो करना होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम समन्वित खेती प्रणालियों के द्वारा हम किसान की आय को दोगुना कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा की बात है, पर्यावरण सुरक्षा की बात है, पोषण सुरक्षा की बात है, इस अवधारणा के माध्यम से हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।